कहीं ना कहीं हम ज्ञान के कुछ ऐसे अंशों को मिस कर रहे हैं जिनको सामूहिक मानव चेतना में लाए बिना सत्युग का क्रिएशन संभव नहीं। मनुष्य समुदाय ने पिछले हजारों सालों में लगभग 20 तरह की शासन प्रणालियों का प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो पंथ को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन अगर धर्म को ही राजनीति से दूर कर देंगे तो राजनीतिक व्यवस्था अधर्मी हो जाएगी। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो अभी की जितनी भी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उनसे सबसे ऊपर जाके परफॉर्म कर पाए। कुछ पार्ट तुम्हारा परमात्मा से बना है जिससे हमारी आत्मा मिली है, और मन बुद्धि और शरीर जो है वो प्रकृति से मिला है। तो हमें परमात्मा को गवर्न नहीं करना है, हमें उससे गवर्न होना है। हमें प्रकृति को गवर्न नहीं करना है, हमें उससे गवर्न होना है। सबको अपना अपना कर्म, अपना अपना धर्म समझ में आना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी बड़े परिवर्तन हैं वो मुट्ठी भर लोगों ने शुरू किए। हर गवर्नेंस मॉडल का अलग परिणाम है, सारी अलग अलग डिग्री में निरंकुश है कि कोई ज्यादा निरंकुश है और कोई कम निरंकुश है। सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस सनातन भारत राजनीतिक विचार गोष्ठी में, जहां पे हम 4 एपिसोड्स में इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आदर्श शिक्षा प्रणाली क्या हो, और आज का टॉपिक है कि आदर्श शासन व्यवस्था कैसी हो। 2 और एपिसोड्स में हम कवर करेंगे आदर्श वाणिज्य व्यवस्था क्या हो, बिजनेस सिस्टम क्या हो, और फिर आदर्श सेवा व्यवस्था कैसी हो। तो ये 4 पिलर्स होते हैं जिसमें मानवता के सारे, एक तरह से प्रोफेशंस, सारे व्यवसाय, सारी जॉब्स सब कवर हो जाती। तो अभी जो परिस्थिति है, अगर हम इकोसिस्टम की अभी की परिस्थिति देखें तो ये चारों ही पिलर्स अभी बहुत ही बुरी अवस्था में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम ज्ञान के कुछ ऐसे अंशों को मिस कर रहे हैं जिनको सामूहिक मानव चेतना में लाए बिना जो है गोल्डन एज का क्रिएशन या सतयुग का क्रिएशन संभव नहीं है। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि शासन प्रणाली कैसी हो, कैसी आदर्श हो। मनुष्य समुदाय ने पिछले हजारों सालों में लगभग 20 तरह की शासन प्रणालियों का प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है और अभ्यास किया है। सभी में कुछ अच्छी चीजें होती हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी कमियां छूट जाती हैं जिसके कारण जो है आम मानव के जीवन में पीड़ा, दर्द और परेशानियां आ जाती हैं। ये शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है कि उनके एक तरह से राज्य में, राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति जो बेसिक नेसेसिटीज हैं एक मनुष्य की, जो जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो कम से कम जरूर पूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं पूरी हो रही है तो चांद पे जाने का, मंगल ग्रह पे जाने का, या ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को जिनके पीछे हम अपनी एक तरह से कमर को थपथपा सकते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता अगर कोई व्यक्ति, एक भी ऐसा व्यक्ति है जो या तो भूख से मर जाए या उसकी सुरक्षा व्यवस्था में शासन प्रणाली द्वारा कोई कमी रह जाए। तो ऐसा आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र, आदर्श विश्व कैसे बन सकता है, वो कौन कौन से उसमें घटक होने चाहिए, कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये एक मोनोलॉग के रूप में आज का सेशन नहीं रहेगा। आप अपने इसमें सभी तरह के जो भी आपके विचार हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसे 4 एपिसोड, आदर्श शिक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था और सेवा व्यवस्था, ये 4 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। उसके बाद कोई भी अगर इस मूवमेंट को ज्वाइन करता है तो इन 4 वीडियोस को देखने के बाद वो एक तरह से इंडक्ट हो सकता है सिस्टम में, और उसके बाद जो रेगुलर डिस्कशन है, जो वीकली मीटिंग्स हैं या और दूसरी फ्रीक्वेंसी में कोई मीटिंग्स होती है, उनमें पार्टिसिपेट करके धीरे धीरे इस मूवमेंट को हम गति प्रदान करेंगे।
तो इस पूरी मूवमेंट का नाम है सनातन भारत प्रोजेक्ट युग परिवर्तन राजनीतिक विचार मंच या मूवमेंट। और उसके बाद इसके जब ये अच्छी एक गति पे पहुंच जाएगी तो जितनी भी अभी की राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको हम इस नैरेटिव को, इस कथानक को दिखा के इनवाइट करेंगे कि अगर वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को इस आदर्श कथानक के अनुसार उसके साथ अलाइन हो सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, तो एक पॉलिटिकल अलायंस ऐसा बने जो जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का जड़ से समाधान करे। क्योंकि ऐसा असंभव नहीं है कि एक आदर्श व्यवस्था बनाई जाए। बहुत से रिसोर्सेस जो है, साधन संसाधन और मानव संसाधन उपलब्ध हैं। और आज की डेट में अगर हम विज्ञान और तकनीक की बात करें तो वो भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जो ऐसी आदर्श व्यवस्था को बना पाए। लेकिन क्योंकि हमारे प्रयास संगठित नहीं है, एक दिशा में नहीं है और सही दिशा में नहीं है, उसके कारण हम एक दूसरे के कार्यों को काटते भी रहते हैं। जैसे अगर हम भारत की ही राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो 75 साल पहले, 77 साल पहले जो भी ये व्यवस्था बनी, उस समय की आवश्यकता थी कि एक लोकतंत्र की स्थापना हो और जल्दी से जल्दी ये राष्ट्र जो है एक तरह से संगठित हो जाए ब्रिटिश साम्राज्य के समाप्त होने के बाद। तो जो उस समय के लोग थे जिन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई, उन्होंने अपने विवेक के अनुसार इस राष्ट्र को संभालने के लिए एक व्यवस्था बना दी। लेकिन अगर वो व्यवस्था 100 से भी कम साल में ही ऐसी हालत पे पहुंच चुकी है जहां पे पूरे देश का मैंडेट ही खंडित हो गया है, लोग ही डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि लोग जुड़ते भी दो ही चीजों से हैं, एक धर्म के द्वारा और एक राजनीति के द्वारा, और बंटते भी इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं के कारण है। तो ऐसा खंडित समाज और राष्ट्र एक विश्व गुरु बनने की या फिर सोने की चिड़िया बनने की या स्वर्ण युग बनने की, सतयुग बनने की कल्पना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मार्ग से भटके हुए जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर राजनीतिक पार्टीज हैं या फिर बिजनेस सिस्टम्स हैं, उन सबको एक दिशा में लाना जिससे कि सब मिलके एक आदर्श डेस्टिनेशन को, एक आदर्श एक तरह से मंजिल को हम प्राप्त कर सके। तो मैं एक एक करके आप सभी का नाम इसमें अनाउंस करता हूं। आप अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है कि आदर्श शासन व्यवस्था में होना चाहिए, कितना भी वो इम्प्रैक्टिकल लगे, ऐसा लगे कि करना संभव नहीं है, तो भी आप बोलिए। क्योंकि जब हम आदर्श को डिफाइन करते हैं तो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसकी प्रैक्टिकलिटी पे बात नहीं होती है। क्योंकि लीडर्स का काम ऐसी ही असंभव सी दिखने वाली चीजों को प्रैक्टिकल बनाना ही होता है। और हर एक उस लीडर में जो कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, उसमें असीम क्षमताएं होती हैं कि वो इसका क्रियान्वयन कर सके। तो आइए आज हम सब मिलके इसको डिस्कस करते हैं और फिर आप अपने अपने सर्कल्स में इसको, वीडियो को फैलाइए, जिससे कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत तीव्र गति से चारों ओर फैले। ओके, अब हम चलते हैं अशंक जी के पास। सो अशंक जी, आपके अनुसार आदर्श जो शासन व्यवस्था है, प्रणाली है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? नमस्कार हितेश जी। देखिए, मेरा मतलब शासन प्रणाली जो है, एक तो राष्ट्र स्तर पे भी होता है, प्रदेश स्तर पे होता है, ग्राम स्तर पे भी होता है। अभी जो मेरा एक पूरा अनुभव कहता है कि हमने हमारे यहाँ जो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मोर और लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कट कॉपी पेस्ट ही था, बट वेरी लिटिल अमेंडमेंट्स, वो बहुत ज्यादा इंग्लैंड का बेस्ड है। और उसमें मतलब जो एक भारतीय पद्धति थी, जो ग्राम पंचायत में बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के जो चौपाल लगती थी, जो जटिल से जटिल संघर्षों का भी एक सुलभता से समाधान कर देती थी और एक धार्मिक आधार पे करती थी, वो उस चीज को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। आज की तारीख में हमारे यहाँ इतने सारे लॉज हैं जिनको समझने के लिए एक पूरी
एक ऐसा लॉयर जिसने जिंदगी भर अलग अलग टाइप के डोमेन्स में भी एक्सपीरियंस करा हो, वो भी पर्याप्त नहीं है। पर जो हमारा वो कहना है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो मतलब व्यक्ति को तब भी पता होने चाहिए, और अगर उससे गलती हो गई है और उसे पता नहीं था कि ये नियम ये है, तो भी उस पे फाइन चढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही मतलब एक हद से ज्यादा अनएथिकल सी प्रणाली लगती है। होना ये चाहिए था कि चीजें थोड़ी सरल हो, प्रिंसिपल्स पे आधार पे हो, रेदर देन इतने ज्यादा जटिल कानूनों के आधार पर। तो मेरा तो एक मतलब मानना है कि आदर्श शासन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक गांव की पंचायत का अनपढ़ व्यक्ति भी पूरी तरह से समझ रखता हो कि देश का पूरा शासन प्रशासन में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर किस तरीके से काम करता है, और उसे उतनी ही सरलता से चीजें समझाई जा सके। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो एटलीस्ट हमारे जो पुराने टेक्स्ट हम देखते हैं, चाहे वो चाणक्य के अर्थशास्त्र हो, चाहे जिस तरीके से भीष्म ने शांति पर्व में युधिष्ठिर को नीति समझाई, तो उसमें कहीं ना कहीं शासन के निहित धर्म का आधार जरूर दिया गया है। और अगर हमारे यहाँ राज सत्ता की बात करी जाए तो अ, आदर्श राजा प्रभु श्री राम के अलावा और किसी को नहीं माना गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ श्री राम राज्य एक ऐसा आदर्श माना जाता है जो इवन मतलब कहा जाए कि सेकुलर टाइप के लोग जैसे गांधी जी भी उसको इंडोर्स करते थे। तो मुझे ये लगता है कि आदर्श शासन प्रणाली में धार्मिकता होनी चाहिए, और धार्मिकता के साथ ऐसी सरलता होनी चाहिए जो एक गांव की पंचायत के लेवल पे पूरी तरह से चल पाए। तो ये मेरे इस पे विचार है। जय श्री राम। बहुत 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 बढ़िया। और अशंक जी, इसमें जैसे आज का जो सेशन है, इसमें ये एक ओवरव्यू कलेक्ट करने के लिए है कि लोगों के आइडियाज कलेक्ट हो जाए। इसको हम एक डिबेट प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें एक एक मुद्दे के ऊपर एक रैशनल डिस्कशन होगा, और उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी उसकी देखी जाएगी, और आज की वर्तमान स्थिति भी, और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए एक आदर्श व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है, और खास तौर पे आप राजनीतिक विषय में देखेंगे कि दोनों ही तरफ की बातों में जो आपस में विरोधाभासी हैं, लेकिन दोनों ही बातों में कुछ ना कुछ मेरिट होता है। जैसे एक तरफ हम कहते हैं कि शासन व्यवस्था धर्म केंद्रित होनी चाहिए, धर्म आधारित होनी चाहिए, उस बात में भी लोग जस्टिफाई उसको कर लेते हैं। दूसरी ओर लोग ये कहते हैं कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तो वहां पे भी एक उनके पास भी एक मेरिट होता है, एक लॉजिक होता है, एक तर्क होता है कि धर्म से राजनीति को धर्म से दूर क्यों रखना चाहिए। तो इसमें बहुत सी बातों में कई बार ऐसा होता है कि शब्दों के हेर फेर में ही कई बातें इधर से उधर हो जाती हैं। जैसे राजनीति से धर्म को दूर रखना चाहिए, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि वहां पे वो व्यक्ति धर्म को पंथ के रूप में कह रहा है। धर्म और पंथ अलग अलग चीज है। हम यहाँ पे सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, पर सनातन धर्म अलग है, और जितने दूसरे पंथ हैं जैसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये पंथ हैं, ये अलग है। तो पंथ को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन अगर धर्म को ही राजनीति से दूर कर देंगे तो राजनीतिक व्यवस्था अधर्मी हो जाए। तो बहुत अच्छी आपने इसको बात कही है। हम पंथ और धर्म और उनका राजनीति से संबंध, इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे जो रेगुलर सेशंस होंगे। तो अभी मैं चलता हूं हमारे अगले पार्टिसिपेंट के पास, अनिरुद्ध कुमार अग्रवाल जी। अनिरुद्ध जी, आपके विचार में एक आदर्श शासन व्यवस्था के अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे कि एक कहते हैं लास्ट मैन ऑन द प्लेनेट, आखिरी व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक उसका एक अच्छा प्रभाव पहुंचे। हाँ, अनिरुद्ध, नमस्कार। नमस्कार जी। सबको नमस्कार। टॉपिक आज का जो दिया है कि हमारी प्रशासन प्रणाली कैसे होनी चाहिए, राइट। तो इसका हम डिस्कशन में मुझे लगता है इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट प्रशासन प्रणाली से
हमें ठीक नहीं लगती है, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट प्रशासन प्रणाली जो है, जो हमारी जो है 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेस पर रखी गई है ये प्रशासन प्रणाली। तो उस समय ये बना संविधान बनाया था, काफी लोगों ने मिला था, तो उन्होंने ये बनाया। तो अब इश्यू ये आता है कि ये प्रशासन प्रणाली से हम काफी लोग जो हैं, लोग जो हैं, हमें ये लगता है कि जो लोगों को चाहिए वो मिला नहीं, तभी इसकी जरूरत पड़ रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब लोगों को मिलाना है कैसे, लोगों को जो चीज चाहिए, जो लोगों की नीड है वो कैसे पूरी करनी है, राइट। तो उसके लिए ये हमें अगर कोई प्रशासन प्रणाली को हम डिस्कस कर रहे हैं कि आके इसी में चेंज किया जाए, या ये प्रशासन प्रणाली ठीक है, इसको लागू करने वाले ठीक नहीं है, या हमारी प्रशासन प्रणाली में कोई प्रॉब्लम है, क्या चेंजेस करें जिससे कि ये इफेक्टिव हो जाए। तो इसके बारे में मेरा ये है कि सोचना ये है कि, लोगों की जो नीड्स हैं अगर वो पूरी हो रही हैं, अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रणाली से जो मेरी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। या मुझे लगता है कि मेरे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं, नो प्रॉब्लम्स। या मुझे लगता है कि और लोग हर जगह रहते हैं, चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, मिडिल इनकम का हो, पुअर का हो, रिच फैमिली का हो, सबकी नीड्स पूरी हो रही हैं। अब नीड्स के लिए जरूरी क्या है कि अब नीड्स, एक वर्ड ऐसा आ जाता है कि क्या किसी की नीड्स वो होनी चाहिए जो बेसिक नीड्स है, एटलीस्ट वो पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज नीड्स का तो कोई वो नहीं है। तो बेसिक नीड जो पूरी होनी चाहिए वो हमें शासन प्रणाली ऐसी चाहिए जिससे कि बेसिक नीड पूरी हो जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पहले मैं इसमें लेने से पहले जो मैं समझता हूँ कि बेसिक नीड जो है, जैसे आपने अभी बोला कि फूड जो है सबको, फूड मतलब कि न्यूट्रिशियस फूड सबको मिलना चाहिए। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, सबको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और अफोर्डेबल एजुकेशन वो मिलनी चाहिए। मेडिकल इज ए मेन, अनदर मेन नीड्स, वो लोगों को हर लेवल पर हर गांव में जो मिल नहीं रही है, एजुकेशन भी पूरी लोगों को नहीं मिल रही है, यह हम सबको मालूम है, हमारे नेताओं को भी मालूम है, सबको मालूम है कि स्कूलों में, गांवों में बच्चों के लिए वहाँ टीचर ही नहीं जाते, जाते हैं तो वहाँ स्कूल ढंग के नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी कभी ढंग की नहीं है, तो वो मिलनी चाहिए। मकान भी अभी तक लोगों को पूरे नहीं मिले, झुग्गियों में रहते हैं, जहां हम इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, तो वो एक बेसिक नीड्स जो है, तो ये कुछ बेसिक नीड्स जो हैं ये पूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है बेसिक नीड के साथ साथ जो है, लोग जो हैं, मैं जहाँ मेरा एक बहुत रहता है कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, कि हर आदमी रूल्स को फॉलो करे, वो नहीं होता है। आज भी आप देखो कि एक रूल बना था कि गंदगी नहीं फेंकनी है, आज भी लोग अपनी कार से, बाकी तो लोग कार से गंदगी को बाहर सड़कों पर फेंकते देखते हैं। तो ये रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो शासन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जो ये चीजें, जो बेसिक नीड लोगों की पूरी हो जाए, जो रूल्स हैं जिससे कि लोग ढंग से फॉलो करें, जो नहीं फॉलो करते हैं उनको क्या दंड देना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, शासन प्रणाली मैं समझता हूँ ऐसी चाहिए। अब शासन प्रणाली कई टाइप की है, जैसे कि हमने कैपिटलिज्म है, एक इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, कम्युनिज्म भी है ना, तो तेरा सोशलिज्म है। अब रिलीजन के बेस पर एक शासन प्रणाली है, जो वर्ल्ड में 57 कंट्री या 50 कंट्री मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वहां भी हालत खराब है, वहां भी हालत ठीक नहीं है। क्रिश्चियन कंट्रीज है, ठीक है, परंतु वो भी, वहां भी अगर जब मैं अगर यूरोप अमेरिका में जाओ, उनसे लोगों से बात करो, उनको भी ऐसा लगता है कि उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है, बेसिक नीड्स, उनको भी अपनी कुछ। तो अब इस सब के लिए परंतु जरूरी ये है कि जो बेसिक नीड्स है, क्योंकि जो लोग हैं अब इस बारे में, जो खासकर जो हमारे इंडिया में ही हैं, जो ऐसे गांवों में, दूर में, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, उनके उनको सोचने वाला कोई नहीं है। वो भी मस्त रहते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो कोई सोचेगा नहीं, तो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उम्मीद कम कर दी है, कहते हैं जी वोट आएगा, वोट डाल देंगे,
उसके बाद 5 साल वाले हमें कुछ देखना नहीं, हमें अपना ही ध्यान खुद रखना है। अगर कुछ फैसिलिटी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो नहीं है। तभी अब शासन प्रणाली में आज के लिए डेट में ऐसा है कि अगर कोई भी फ्री भी देता है तो वो इलेक्शन जीत जाता है। उनको लगता है भी 1500 रुपये मिल रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है, वैसे तो 5 साल में कुछ मिल रहा नहीं। तो अब हर शासन प्रणाली ऐसी बना दी है, फ्री भी पर शासन प्रणाली बना दी है। तो जहां तक शासन प्रणाली का मेरा, तो इस बारे में मेरा विचार है कि शासन प्रणाली से जरूरी है कि शासन को चलाने वाले लोग ठीक होने चाहिए। अब हम ये करें कि शासन प्रणाली अगर सपोज हम रिलीजन बेस पे बना लेते हैं या कम्युनिज्म बना लेते हैं, जब कम्युनिज्म बना जो लोग ही ठीक नहीं है तो कम्युनिज्म प्रणाली क्या करेगी? फेल हो जाएगी, नहीं चलेगी। चाइना जैसे राष्ट्र को भी अपनी प्रणाली को चेंज करना पड़ा, बिकॉज वो वहां का सिस्टम जो था वो नहीं लागू कर पाए। तो इस तरीके से ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है कि जो चाहे आप रिलीजन बेस ले लो या विदाउट रिलीजन बेस ले लो, जरूरी है कि चलाने वाले लोग ठीक होने चाहिए और जितनी पॉपुलेशन है सबका उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन में 50% सोचते हैं कि ये हमारे लिए ये प्रणाली ठीक नहीं है या उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो भी बड़ा दिक्कत है। सभी का अपनी प्रणाली पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है, मेरा ये समझता है कि शासन प्रणाली में जरूरी है कि जो हमारे लीडर्स जो हैं, जो शासन प्रणाली को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं और जो हेड हैं, वो ठीक होने चाहिए। उनको परंतु वो ऐसा नहीं है। अगर आप अंदर जाओगे, लोगों से मिलने की कोशिश करोगे, पॉलिटिकल पार्टी में जाओगे, घुसोगे, ब्यूरोक्रेसी को देखोगे, तो सब अपने मतलब की सोच रहे हैं। दूसरों के बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। कहते हैं भाई हम पहले अपना तो घर देख लें फिर दूसरे का देखेंगे। जब सोचने की ये तरीका ये है, तो इसमें अगर हम कोई भी प्रणाली ले आए वो सक्सेस मिलने वाली नहीं, ये प्रॉब्लम रहेंगी। तो इसलिए जरूरी ये है कि जो शासन जो लोग चला रहे हैं, जैसे मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, कि उनका लेवल जो है, स्पिरिचुअल लेवल है, उनका वननेस लेवल है, वो कैसे बढ़ाया जाए। कोई हर फिलोसफी, हर रिलीजन, हर सेक्ट वननेस की बात करता है, परंतु वो उसको फॉलो नहीं करते। उसको बस यहाँ तक रखते हैं भी हमने धर्म को, भगवान को मानना है, परंतु जहां तक लागू करना है वो लागू नहीं करना। भगवान को इसलिए मानना है कि वो हमारे 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 हमारी इच्छाएं पूरी कर दे, परंतु भगवान को दूसरों लोगों में नहीं देखना है जिससे कि उनका कल्याण हो। जब तक कि हम जिस पावर को मानते हैं, हायर पावर हो, गॉड हो, डिवाइन हो, इनर पावर हो, अभी मैं देख रहा था यूनिवर्सल एनर्जी हो, कॉस्मिक एनर्जी हो, बड़ी कोई भी नाम दे दो इसको, जब तक कि हम ये लोगों में नहीं देखेंगे, इसको हम लोगों में रियलाइज नहीं करेंगे, लोगों के अंदर इस पावर को, तो हम लोगों का कल्याण कैसे करेंगे? तो वो जरूरी है, कल्याण करना जरूरी है लोगों का, इस पावर को लाकर। तो इसमें जरूरी, मैं बस एंड करना चाह रहा हूं अभी, तो इसमें ये जरूरी है कि लोगों का जो स्पिरिचुअल वननेस लेवल है वो कैसे बढ़ाया जाए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, राम जी थे, कृष्ण जी थे, वो अपने समय में थे, पर तो हमें आज की डेट का देखना है कि आज क्या करना है। अगर राम जी ठीक थे तो सबको राम कैसे बनाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कम से कम लीडर तो राम को फॉलो कर ले, कहने से तो कुछ नहीं होगा। तो वो चीज कैसे लाई जाए, हमारे जो जो लीडर्स जो हैं, तो उसके दो तरीके हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो इन बातों को मानते हैं, उनको पॉलिटिक्स में आए, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि जो पॉलिटिक्स में है उनको कैसे ठीक किया जाए, उनका उनका लेवल कैसे एलिवेट किया जाए, जिससे कि वो लोगों की शासन मैं फिर कि इस समय जरूरत यह है कि लोगों की शासन प्रणाली से ज्यादा लोगों की जरूरत है। अगर शासन प्रणाली हमने चेंज भी कर दी, लोग ही ठीक नहीं हुए, उसको लागू, राजा ही नहीं ठीक हुआ, तो प्रजा क्या करेगी? बिल्कुल तो सही। क्या करेंगे? तो वी शुड मेक द आवर लीडर्स परफेक्ट सो दैट दे कैन मेक द सिस्टम बेटर, नॉट फॉर इंडिया, नॉट फॉर द अदर कंट्रीज आल्सो। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपने बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले। मैं उनको क्विकली समराइज भी कर देता हूं कि एक तो जो बेसिक नेसेसिटीज की हम बात कर रहे हैं कि सर्वाइवल और सिक्योरिटी रिलेटेड जो नीड्स हैं वो हर एक व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। वो हमारा पहला बेंचमार्क होना चाहिए कि अगर किसी शासन व्यवस्था में हर एक व्यक्ति की ये दो नीड पूरी हो पा रही हैं, तो हम, चाहे वो ऊपर व्यवस्था कुछ भी हो, साम्यवाद हो, समाजवाद हो, लोकतंत्र हो, कैपिटलिज्म हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो या जो हम बनाने जा रहे हैं वो हो, उसमें बेसिक नीड और सिक्योरिटी नीड
हर व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमने पहला जो है माइलस्टोन अचीव कर लिया। अब चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो राम राज्य के आधार पे हो, चाहे वो किसी और व्यवस्था के आधार पे हो, पर ये तो पहला बेंचमार्क है जिसको कहेंगे हम मिनिमम आउटकम जो है शासन व्यवस्था से जो हमें चाहिए वो ये है। उसको लाने के लिए जैसे आपने बोला कि अगर राजा ही, अगर लीडर ही की चेतना बहुत कम है तो पूरे समाज की चेतना अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि लीडर की चेतना ही बाकी लोगों में रिफ्लेक्ट करती है। यथा राजा तथा प्रजा वहीं से आता है। दूसरी ओर जैसे सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री में ये बात ज्यादा बोली जाती है कि जो आप अंदर हैं वही आप बाहर बनाएंगे। तो ये आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि बाहर की व्यवस्था भी मनुष्य के अंतर्मन को अफेक्ट करती है। तो अगर कोई बच्चा, नया जो बच्चा आता है, दुनिया में आता है, अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिले तो उस व्यक्ति की शेपिंग अप अच्छी हो जाती है। तो दोनों ही तरफ की बात सत्य है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और उल्टा भी कि यथा आपके ब्रह्मांड है वही आपके पिंड में आने लग जाता है। तो अगर हम बाहर की व्यवस्थाओं को भी ठीक करेंगे तो उसका जो है मनुष्य समुदाय पे असर पड़ेगा। तो मनुष्य की डेवलपमेंट और बाहर के मैक्रोकॉस्म की, इकोसिस्टम की, पारिस्थितिकी तंत्र की जो रिपेयर है, जो उसकी करेक्टनेस है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही बातों का इसमें ध्यान में रखते हुए, मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को समझते हुए उस हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन किया जाए कि हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड तो कम से कम पूरी हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन सारी बातों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। हम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं चर्चा के, जिसमें ये बात केवल चर्चा तक ही सीमित नहीं रहेगी, इस बात को दूर से दूर पहुंचाने की भी इसमें व्यवस्था की जाएगी। और ये पूरी एक मूवमेंट के रूप में की जा रही है। सनातन भारत राजनीतिक विचार गोष्ठी है, और यहाँ पे सनातन का अर्थ हिंदू धर्म नहीं है, ये भी मैं साथ साथ डिस्क्लेमर देता जाऊं। सनातन का अर्थ है कि जो ब्रह्मांड को चलाने वाले यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, शाश्वत सिद्धांत हैं, वो मनुष्य के जीवन की हर एक, जिसको कहते हैं एस्पेक्ट में, पैरामीटर में वो एंटर कर जाए। वही राम राज्य है, वही परमात्मा राज्य है, वही आइडियल गवर्नेंस सिस्टम है, वही सतयुग है, वही गोल्डन एज है, वही दौरे हक है कि जब हम उच्च चेतना अवस्था से कोई निर्णय लेंगे तो बाहर उसका अच्छा जो है परिवर्तन कर पाएंगे, और बाहर अगर अच्छी व्यवस्थाएं होंगी तो मनुष्य के अंतर्मन पे भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी बातों को साथ में लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो अभी की जितनी भी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उनसे सबसे ऊपर जाके परफॉर्म कर पाए। उसके लिए मूवमेंट है। आप सभी से अनुरोध है कि इस मूवमेंट से जुड़ जाए। अब हम आगे चलते हैं। अखिल आनंद जी ने अपने इनपुट्स मुझे दिए हैं टेक्स्ट पे, तो मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि यह देखकर प्रेरणा मिलती है कि अब धर्म और अर्थ, भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि पर आधारित एक आदर्श शासन प्रणाली की परिकल्पना कर रहे हैं। पीवाईपी वाइस सिटीज, जो संभवतः समृद्ध, युवा और प्रगतिशील मूल्यों से प्रेरित है, को स्थानीय प्रणालियों के माध्यम से संचालित करने और उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक ढांचों से जोड़ने का विचार गहराई से सनातन भारत के सिद्धांतों के अनुरूप कर रहे हैं। आपका यह दृष्टिकोण कि मार्गदर्शक दस्तावेज एक शास्त्र के समान होना चाहिए, यानी हमारा जो गाइडिंग डॉक्यूमेंट है वही अपने आप में एक शास्त्र के रूप में होना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र में स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक अधिकार, आध्यात्मिक कर्तव्य, नैतिक स्पष्टता और शाश्वत ज्ञान होता है, जो ईमानदारी और राष्ट्र धर्म को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। यहाँ बताया गया है कि इन तत्वों को किस प्रकार एक साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, उसको हमें ध्यान में रखते हुए इसको इनके इनपुट्स को लेना होगा। धर्म और अर्थ का संतुलन, स्थानीय शासन के लिए पीवाईपी वाइस सिटी, तो जैसा अनिरुद्ध जी ने भी कहा कि जो और अशंक जी ने भी कहा कि केवल कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये टॉप थिन और बॉटम थिक, यानी कि जो वैश्विक मुद्दे हैं या राष्ट्र से संबंधित मुद्दे हैं वो राष्ट्र की और विश्व की सरकारें संभाले, और जो लोकल मुद्दे हैं उसके लिए लोकल गवर्नेंस मॉडल इस तरह से होना चाहिए कि लोग आपस में, क्योंकि अपने लिए तो अच्छा करेंगे ही
मान लो अगर राजनेता इसलिए करप्ट हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि दूसरों का भला करने में क्या रखा है, मैं अपना भला कर लूं, ठीक है। लेकिन अगर शासन व्यवस्था लोगों के पास ही आ जाए, आपस में ही आ जाए, तो लोग अपना भला करने के लिए तो सही कदम उठाएंगे। तो बिल्कुल लोकलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल कि टॉप में सिर्फ थिन गवर्नमेंट हो, लेकिन बॉटम में थिक गवर्नेंस हो, इस तरह का मॉडल, ये वाइज सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज इकोसिस्टम है, उसके माध्यम से हम करें। और राष्ट्रीय और वैश्विक समन्वय बना के रखें, मार्गदर्शक दस्तावेज एक शास्त्र के समान हो, जवाबदेही हो, शासन व्यवस्था की पारदर्शिता हो, शासन में आध्यात्मिक समावेशन हो और वैश्विक राष्ट्र धर्म की जागरूकता हो। ये सारी बातों को लेते हुए अखिल आनंद जी की तरफ से ये इनपुट्स मिले हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास, आरशी इकबाल जी। आरशी जी, आप एक आदर्श शासन व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं, वो अब आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि अभी पहले भाई ने बताया और सर आपने भी बताया, अध्यात्म से इंसान को ऊपर उठना होगा, उसके सोच में और इस कर्म में, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में उसको बंधना होगा। अगर इंसान अपने परमात्मा को पहचानता है और उसके बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, तो प्रॉब्लम कहीं नहीं आनी। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं जब ही प्रॉब्लम आती है। तो जो यूनिवर्सल लॉ है वो मेन है, वो फॉलो अगर हम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम आनी ही है, छोटे लेवल पे भी आएगी, बड़े लेवल पे भी आएगी। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि हर व्यक्ति को ये आभास हो जाए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें हर हाल में फॉलो करना है। अगर इसका आभास नहीं होगा तो फिर वो दंड क्या मिलेगा, वो कितना हमारे लिए खराब होगा, खतरनाक होगा, और उसका कितना बैड इफेक्ट हर एक के लाइफ पे आएगा, इसका भी आभास होना चाहिए। तो जब ये उन्हें आभास होगा तो वो उससे डरेंगे कि हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यूनिवर्स ने हमें दिए हैं, जो परमात्मा ने दिए हैं, उसको हमें हर हाल में फॉलो करना है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में परमात्मा कहीं भी किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं कहता कि केवल अपना भला करो, अपना भला करो। वो कहता है जब सबका भला करोगे तो तुम्हारा भी भला अपने आप होगा। यानी वो एक चेन है, एक साइकिल है, उस साइकिल को कंटिन्यूअस काम करने देना है, उसमें बाधा नहीं लानी है। तो उस साइकिल का एक पार्ट अगर एक एक बंदा है, एक एक इंसान है, तो उस साइकिल को जैसे उसको जो काम मिला है वो करता चला जाए, तो कहीं बाधा नहीं आएगी। जिसके जिम्मे जो काम है वो अगर पूरा करता है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है कि हम खुद अपना काम नहीं करते, दूसरे पर नजर रखते हैं कि उसने काम किया कि नहीं किया, वो नहीं कर रहा है। तो ये ही मसला है। इसमें हमें इस चीज का आभास हर व्यक्ति को अपने आत्मिक लेवल पे, अपने अध्यात्म पर, अपने माइंडसेट में ये आ जाना चाहिए कि हम सिर्फ अपने कर्म के उत्तरदायित्व है। हमारे ऊपर अपने कर्म का उत्तरदायित्व है कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए या नहीं, और अगर हमने नहीं किए तो उसका बैड इफेक्ट हमारे लाइफ पे आएगा, सब पर आएगा। तो इस बैड इफेक्ट को रोकने के लिए हर हाल में हमें अपना कर्तव्य करते जाना है। इस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज होना चाहिए, वो है नहीं, वर्ल्ड में कहीं भी किसी सोसाइटी में नहीं रही। चाहे वो रिलीजियस इस पे बात करें, कहीं भी कि वो रिलीजन बेस्ड अगर कंट्रीज हैं, जैसे 57 कंट्रीज बताया अभी भाई ने कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन वो कानून नहीं अप्लाई कर रहे हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गॉड ने, अल्लाह ने बना कर दिए हैं कि ये आपको अपने लाइफ में फॉलो करनी है, अपने जीवन में, अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री में, वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इसमें लैग कर रहा है, पीछे रह रहा है,
और इसका ही इफेक्ट है कि वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जिसको ईश्वर ने हमें दिया था कि अगर तुम ऐसे करोगे तो रिजल्ट ये होगा कि तुम विश्व गुरु होगे। तो वो रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा, और वो रिजल्ट आएगा जब हम भारत से इस चीज की शुरुआत करेंगे। यहाँ वैसा ही सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले एजुकेशन और माइंडसेट को चेंज करना है। अगर हमारा माइंडसेट इस चीज पे आ गया कि हर हाल में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो फिर देर नहीं लगेगी, सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि शासन व्यवस्था का जो मेन काम है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ही है। और रूल्स एंड रेगुलेशन एक तो विवेकशील तरीके से बनने चाहिए, उसके सारे सिनेरियोज की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति को जो दोषी नहीं है उसको सजा ना मिले, और जो दोषी हैं उनको एक सही तरीके से सजा मिले जिससे कि वो कोर्स करेक्शन अपना कर सकें अगर वो मार्ग से भटक गए। तो ऐसी व्यवस्था में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनकी सारी लेयर्स को हमें समझना पड़ेगा कि परमात्मा ने हमें ये पूरा विश्व बना के जो दिया, इसमें सबसे ऊपर स्तर पे जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उनको हम कहते हैं इटर्नल प्रिंसिपल्स। उन इटर्नल प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि वो सनातन धर्म है, वो इटर्नल प्रिंसिपल सनातन धर्म है या सनातन शाश्वत सिद्धांत है कि वो हर जगह और हर समय अप्लाई करते हैं, और यूनिवर्स उसी के हिसाब से चलता है। अब उसके अंदर उन्होंने दूसरी लेयर हमें दी कि उन्होंने कहा कि कुछ पार्ट तुम्हारा परमात्मा से बना है जिससे हमारी आत्मा मिली है, और मन, बुद्धि और शरीर जो है वो प्रकृति से मिला है। तो प्रकृति के अपने नियम है, प्रकृति के नियम और परमात्मा के नियम एक नहीं है, तो हमें उनको नियम को भी समझना पड़ेगा। प्रकृति के नियम स्पेस टाइम के अंदर वर्क करते हैं, परमात्मा के नियम स्पेस और टाइम से बाहर वर्क करते हैं। इन दोनों नियमों को समझते हुए जो हमारी शासन व्यवस्था है वो मनुष्य समुदायों के लिए ऐसे नियम बनाए जो इन दोनों नियम के साथ तालमेल में चलते हैं, कि वो प्रकृति के नियम को भी फॉलो करते हो और शाश्वत सिद्धांतों को भी फॉलो करते हो, तब जाके हमारी शासन व्यवस्था प्रभावशाली हो। अगर हम उससे भटक गए हैं तो वो प्रभाव आएगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स हमारे लॉज के हिसाब से चलेगा ही नहीं, यूनिवर्स केवल अपने लॉज के हिसाब से चलेगा। तो हमें परमात्मा को गवर्न नहीं करना है, हमें उससे गवर्न होना है। हमें प्रकृति को गवर्न नहीं करना है, हमें उससे गवर्न होना है। उनको दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने नियम कानून बनाने हैं। फिर बात आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। कानून तो बन गया, सिस्टम तो बन गया, तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जितने लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे राजनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबको अपना अपना कर्म, अपना अपना धर्म समझ में आना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो यह इंश्योर कराना भी लीडर्स का ही काम है। तो हम इन सारी बातों को भी इस आदर्श शासन प्रणाली में, व्यवस्था में इंक्लूड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। अभी हम चलते हैं किरण गौड़ जी के पास। किरण जी, आप अपने इनपुट्स इसमें आप दे सकते हैं कि आदर्श शासन व्यवस्था कैसी। सर, आदर्श शासन व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि जहाँ लीडर की जरूरत ही ना हो। तो एज पर मैस्लोस मॉडल हमें अगर ये समझना है, हमारी आदर्श वो है पर हम कहाँ पे है। आज की स्थिति में मुझे दो प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखते हैं सर। एक तो पैरेलल है, जैसा लीडर है वैसा प्रजा है, जैसा प्रजा है वैसा लीडर है। हम पहले स्टेप में जो सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स बना सकते हैं, उनके द्वारा नए नए रूल्स बना के उस जो पब्लिक की माइंडसेट जो इस तरह बदल गई है, उसको एक स्टेबल माइंडसेट बनाना है पहले। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जितना भी आदर्श लीडर हो, प्रजा अगर भटकी हुई लोग है, एक टाइम आएगा नेचर वहां पे एक मूर्ख को ही लीडर बना के रखेगी, क्योंकि तो प्रजा ही मूर्ख बने हुए। तो ये दो भी पैरेलल लेके चलना चाहिए। और एक ये बात है सर, ये हमारे रूल्स बदलना चाहिए, जुडिशरी रूल्स, बिकॉज द लॉस आर मेड वेरी कंफ्यूजली। सो from school age only we have to make aware these children about the eternal laws. What are eternal laws? Whatever religion what they believe, that is a different thing, because religion is more dangerous. I work in the political system, I see how religion work. It works in the same way as how political party works. The way political party try to win samdhan and way they don't see anything, even the religion thing also work in the same way, but we should not give any sympathy for them.
Oh, some emotionally the people will become, but practically they are very dangerously working as like political party only. We should not think that the God's word, all this is all stories, but people should come in practical ways. But this eternal principle should be basic thing. In that way only it will work, sir. बहुत बढ़िया, आपने एक बहुत ही अलग डायमेंशन इसमें आज ऐड की है और इसको भी हम एक चर्चा के विषय में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी कुछ मैं आर एंड आर के भाषा में आपको ये बताता हूँ। जो आपने साम दाम दंड भेद बात बोली है, ये 4 ही नीतियां हैं मनुष्य को गवर्न करने के लिए, शासन व्यवस्था बनाने के लिए, और इन चारों का महत्व है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सी किससे ज्यादा सुपीरियर है। जहां पे समझाने की जरूरत हो वहां पे साम नीति का ही प्रयोग होना चाहिए। जहां पे मोटिवेट करने की, रिवॉर्ड करने की आवश्यकता हो वहां दाम नीति का प्रयोग होना चाहिए। जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि लोग एक एग्जाम्पल के रूप में उसको देख सकें कि अगर हम नहीं फॉलो करेंगे रूल्स तो दंड की भी व्यवस्था है। क्योंकि अगर दंड की व्यवस्था आपने नहीं करी तो कोई भी रूल फॉलो करेगा ही नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि रेड लाइट पे अगर जो ट्रैफिक क्रॉसिंग है उस पर रेड लाइट लगाएगी, पर लोगों को बताया गया कि अगर आप रेड हो जाती है तो आपको रुकना है, ग्रीन हो जाती है तो आपको चल पड़ना है। ठीक है, तो अगर आप करोगे तो अच्छी बात है और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। हमने आपको बता दिया रेड लाइट पे रुकना जरूरी है, पर नहीं रुकोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से कोई भी व्यवस्था नहीं बन सकती। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डूइंग, कि क्या परिणाम होगा अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। उसी के लिए ये लीगल लॉज बनते हैं जो कि अदालतों में जो है डिस्कस भी होते हैं। और उसके लिए जैसे आपने कहा लॉयर दोनों साइड से आते हैं, वो इतने कंफ्यूजिंग और इतने ओपन टू इंटरप्रिटेशन बना दिए गए हैं कि किसी भी बात को प्रूव करने के लिए अदालत में कई वर्ष भी लग जाते। अगर वो लॉज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, सीधे होते, तो इतना जो वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ वहां पे हो रही है वो नहीं होती। तो मैं एक क्विकली इन 4 नीतियों के बारे में ये बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की चेतना केवल शरीर में हो और मन, बुद्धि और आत्मा तक उसकी चेतना ना पहुंची हो, उसको केवल दंड नीति से ही आप सीधी दिशा में रख सकते हैं। तो दंड नीति का अर्थ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, आर एंड आर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जिस व्यक्ति की चेतना शरीर से में हो और ऊपर उठ के मन तक भी पहुंच चुकी हो, सबकॉन्शियस माइंड तक भी आ चुकी हो, तो वहां पे जो नीति अप्लाई की जाती है वो है दाम नीति। और उसको अगर हम आर एंड आर में बोलेंगे तो उसका नाम हुआ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, कि रिवॉर्ड के द्वारा और रिकॉग्निशन के द्वारा हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड एम्पावर कर सकते हैं। तीसरी जो स्थिति है, जो लोग बुद्धि के लेवल पे डेवलप हो चुके हैं, शरीर में भी चेतना है, मन में भी चेतना है और बुद्धि में भी जिनके चेतना है, सचेत बुद्धि है, सतर्क बुद्धि है, उन लोगों के लिए होती है साम नीति। उनको डराने के लिए और लालच देने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको केवल समझा दोगे तो भी वो फॉलो कर लेंगे। तो वहां पे आता है आर एंड आर के रूप में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आप उनको उनका रोल बता दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो, वो अपने आप फॉलो करेंगे। आपको दंड संहिता या लालच देने की भी, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी लगाने की आवश्यकता नहीं। और जो लोग आध्यात्मिक चेतना तक पहुंच चुके हैं, आत्मा की चेतना तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए जो नीति होती है वो ऊपर वाला बनाता है, यानी कि वो ऊपर वाले के कंट्रोल में अपने आप को दे चुके होते हैं। तो वहां पे जो आर एंड आर की नीति चलती है उसको कहते हैं भेद नीति। और उस भेद का अर्थ है रिफ्लेक्शंस एंड रेवलेशन। आर एंड आर, रिफ्लेक्शंस एंड रेवलेशन। तो अगर इन चारों नीतियों का रिवॉर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेवलेशंस एंड रिफ्लेक्शंस को ठीक से डिफाइन कर दिया जाए और एक उचित व्यवस्था उसके लिए बन जाए, तो हर व्यक्ति की ग्रोथ होगी। जब तक वो शरीर चेतना में है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से एक तरह से सही दिशा में रहेगा। जब वो मन की चेतना में आएगा तो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन से मोटिवेट होता रहेगा। जब बुद्धि की चेतना में आएगा तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ जाएगा। और जब वो आत्मा की चेतना में आएगा तो उसको अंदर ही अंदर इन इटर्नल प्रिंसिपल्स के रिफ्लेक्शंस और रेवलेशंस होते रहेंगे। और यही चारों मिला के सनातन धर्म बनता है। तो जैसा आप इस पुस्तक में भी देख सकते हैं, पीछे इसका टाइटल कवर है, इसमें हर चीज को 4-4 के रूप में जो है दिखाया गया है।
सबसे ऊपर देखें तो 4 इंस्टीट्यूशंस ऑफ ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, गवर्नेंस, बिजनेस, सर्विसेज, शिक्षा, शासन, उद्योग और सेवा, जिनके ऊपर हम ये 4 वर्कशॉप्स कर रहे हैं। उसके बाद 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि एक व्यक्ति इन 4 डायमेंशंस में उसका एग्जिस्टेंस होता है, शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा, बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल। फिर आता है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको प्राचीन काल में कहा जाता था, आज ये शब्द कुछ थोड़े से बदनाम भी हो गए हैं, लेकिन ये भी इटर्नल है, ये भी सनातन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये रिलेट करते हैं आज के मॉडर्न नाम के साथ, मेंटर्स, लीडर्स, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक पंथ में, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में और हर एक गवर्नेंस सिस्टम में ये चारों रोल आज भी पाए जाएंगे। फिर आता है 4 रिसोर्सेज फॉर ह्यूमैनिटी, कि मनुष्य को 4 कौन से रिसोर्स दिए गए जिससे वो नरिश होता है। तो उसमें दिए गए हैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, फल भूमि और जन्मभूमि। ये चारों मिलके, जन्मभूमि जो है नेचर के रूप में, प्रकृति, फल भूमि जो है परिवार और मित्र इनके द्वारा, जहां पे आप अपने जीवन के रंगों को एंजॉय करते हो। फिर कर्म भूमि के रूप में आपको वर्क प्लेस मिलता है, कि कोई ना कोई उत्तरदायित्व आप वर्क प्लेस में कर रहे हैं। और धर्म भूमि के रूप में परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ये मिलते हैं। फिर 4 एराज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और इसको अंग्रेजी में नाम दिए गए गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो हम यहाँ जो बनाने जा रहे हैं शासन व्यवस्था, वो सतयुग को वापस लाने के लिए, गोल्डन एज को वापस लाने के लिए बना रहे हैं। यानी कि सभी लोग आध्यात्मिक चेतना में अगर पहुंच जाते हैं तो वो गोल्डन एज हो जाता है। अगर मस्तिष्क की चेतना में होते हैं तो त्रेता युग हो जाता है, हृदय की चेतना में होते हैं तो द्वापर युग हो जाता है, और शरीर चेतना में अगर आ जाते हैं तो वो कलयुग हो जाता है। फिर 4 टेक्निक्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट, जैसे हमने अभी बात करी, साम, दाम, दंड और भेद, मेंटरिंग, रिवॉर्डिंग, डिटरेंस एंड सीक्रेट्स, ये भी चारों सनातन धर्म है। फिर आता है 4 डोमेन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका सनातन धर्म के रूप में डॉक्यूमेंटेशन हो रखा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसको हमने आज की भाषा में डिकोड करने के लिए और रीराइट करने के लिए बनाया। डिफाइंड वैल्यूज, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, डिफाइंड बेनिफिट्स एंड हेल्थ एंड वेलफेयर। इन्हीं चारों डोमेन्स के पीछे ये 4 ज्ञान की जो संहिताएं बनी हुई है, जिनको हम वेद कहते हैं, ये भी हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद 4 लेवल्स ऑफ गॉड कनेक्शन, कि एक व्यक्ति का परमात्मा से संबंध किस किस लेवल पे बना हुआ है। तो अगर शरीर से बना हुआ है तो वो आर्त भक्त होता है, यानी डिस्ट्रेस, वो अपनी परेशानियों के कारण परमात्मा के पास जाता है। दूसरा होता है अर्थार्थी, इसको डिजायरस हम कह सकते हैं, कि जो व्यक्ति लालच में ईश्वर के पास जाता है, कि ईश्वर को से एक तरह से बिजनेस करता है, कि आप मेरा ये काम पूरा करा दो तो मैं आपको ये चादर चढ़ाऊं, मैं आपको ब्राह्मण भोज कराऊं, मैं ये दान दूं, मैं वो तब करूंगा जब आप मुझे देंगे। एक भजन के रूप में भी अगर आप देखें तो जैसे आता है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, तो इस तरह से कि वैष्णो देवी के ऊपर एक भजन बना हुआ है। तो वहां पे गिव एंड टेक हो रहा है, और उसमें भी पहले जो व्यक्ति टेक कर रहा है फिर गिव कर रहा है, कि मुरादें पूरी कर दो तो हलवा बांटो। तो इसका मतलब क्या है? अभी उसका संबंध केवल मन से बना है, बुद्धि और आत्मा से नहीं बना है, ईश्वर से। तीसरा लेवल ऑफ कनेक्शन है जिज्ञासु का, कि जो व्यक्ति कहता है कि मुझे ईश्वर को जानना है, ठीक है, मेरी जिज्ञासा है कि आखिर वो कौन है परमात्मा, उसके बारे में जानूं। ये तीसरे लेवल का कनेक्शन हो गया। और चौथे लेवल का कनेक्शन है ज्ञानी, वाइज व्यक्ति, कि जो जान गया है कि परमात्मा क्या है। तो ये चारों भी सनातन धर्म है, और ये भी शासन प्रणाली में इन चारों तरह के ग्रोथ की, आर्थ भक्त से अर्थार्थी, अर्थार्थी से जिज्ञासु, जिज्ञासु से ज्ञानी बनने का मार्ग होना चाहिए हर एक नागरिक के पास। फिर 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि व्यक्ति के जीवन के 4 एम क्या है, पर्पस क्या है। तो वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उसका भी अगर आप रिलेशन देखें तो धर्म मतलब मॉरल वैल्यू, अर्थ मतलब इकोनॉमिक वैल्यू, काम मतलब वाइटल वैल्यूज, एंड मोक्ष मतलब इटर्नल वैल्यू। ये चारों भी सनातन धर्म है। तो ये काम जो है शरीर की एक तरह से आवश्यकता है, अर्थ जो है मन की आवश्यकता है, धर्म जो है बुद्धि की आवश्यकता है, और मोक्ष जो है वो आत्मा की आवश्यकता है। तो ये चारों पूरी करना भी शासन प्रणाली में इसका प्रावधान होना चाहिए, तब जाके हम सनातन मानेंगे। फिर आता है 4 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो उसमें आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो सनातन धर्म इसको 4 को क्यों कहता है?
कि ब्रह्मचर्य आश्रम में यानी कि स्टूडेंट लाइफ में आप सीख लें ब्रह्म जैसा आचरण, बिहेवियर ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। हमारे शरीर से एक्ट ऑफ गॉड एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे अभी आज ही किसी ने इसमें बोला सेशन में कि राम राज्य का अर्थ ये निकालना चाहिए हमें कि हम सभी लोग राम के आदर्श पे और राम जैसे बन सके, उस लेवल तक इवॉल्व हो सके। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उस ब्रह्म जैसा आचरण को सीखना, उसके बाद ही गृहस्थ आश्रम में ग्रहण करने के लिए तैयार होना। कि जब लोगों की गृहस्थ आश्रम में एंट्री हो, हाउस होल्डर्स लाइफ में एंट्री हो, तब तक जो लड़का और लड़की दोनों ब्रह्म जैसा आचरण करना सीख चुके हो, सो दैट गॉड मैरिंग गॉडेस हो और जो उससे प्रोजेनी बने, आगे की जनरेशन बने, वो भी जो है उच्च चेतना की परमात्मा का ही स्वरूप बन के निकल के आए। और उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ है सेक्लूडेड लाइफ। इसका अर्थ ये नहीं है कि जंगल में चले जाना, इसका अर्थ ये है कि इस गृहस्थ आश्रम की वजह से जो अटैचमेंट्स हमारी बन चुकी हैं, उनको धीरे धीरे निकाल देना। क्योंकि बुद्धि को उन अटैचमेंट से मतलब नहीं है, उसको अपनी रैशनैलिटी से निर्णय लेने के लिए डिटैच होकर निर्णय लेने की आवश्यकता है, डिस्पैशनेट होकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो वो वानप्रस्थ की प्रैक्टिस से आएगा। और उसके बाद संन्यास। संन्यास का अर्थ है कि अब आप मुक्त अवस्था में ईश्वर के जैसा ही जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं और अपनी सारी उस कर्तव्य को पूरा करके अपने जीवन की पूर्णता ला रहे हैं। सन्यासी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, उसका मोक्ष होगा। हम मृत्यु के लिए नहीं बने हैं, हम मोक्ष के लिए बने हैं। और जिस जिस जीवन में हमें मृत्यु मिलती चली जाएगी, तो वो टर्मिनल पॉइंट नहीं रहेगा, हमें फिर से आना पड़ेगा उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए। तो जीवन की पूर्णता कब आएगी? जब हम अंदर से पूरी तरह से सन्यासी होके डिटैच्ड अवस्था से, दृष्टा भाव से इस जीवन को जिए। ये था सनातन धर्म। और इसी को हम बार बार बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म से रिलेट ना किया जाए। सनातन का अर्थ है जो इटर्नल व्यवस्था है, जो सार्वभौमिक सिद्धांतों के द्वारा बनी गई प्रकृति की और परमात्मा की व्यवस्था है, उसमें हम ठीक से अपना रोल प्ले कर सके, ठीक से कर्म कर सके। तो आज बहुत अच्छा सभी ने इनपुट दिया। अभी मैं चलता हूं प्रवीण मेहरा जी के पास। प्रवीण जी, आप अपनी कोई इसमें बात ऐड करना चाहते हैं तो वेरी क्विकली आप ऐड कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। किसी भी एक अपराइजिंग या एक रेवोल्यूशनरी चेंज को लाने में चेंज मतलब व्हाट आई परसीव इज के एक क्रिटिकल नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग इन फेवर ऑफ दैट चेंज, और इतना इस हद तक एक जुनूनी जज्बा हो जाए कि दे विलिंग टू गिव दी अल्टीमेट सैक्रिफाइस कि भाई अभी इस व्यवस्था में रहना जो है वो दूभर है, तो इससे अच्छा है कि लड़ें और मरे या तो इसको बदलें। जब तक वो एक नहीं आएगा इन अ सर्टेन क्रिटिकल मास, तो हाउ यू सजेस्ट कि हम व्यवस्था को बदलने की मतलब सोच भी सकते हैं? बिकॉज लाइक somebody said के द रूल्ड एंड द रूलर्स आर अलाइक। अभी तो एक दूसरे के एंड्स को फर्दर करने के लिए फ्यूल एक दूसरे को डाल रहे हैं। उनको चाहिए कि प्रजा जो है वो अपने में अपने छोटे इसमें व्यस्त रहे, उनको उलझाए रखो, और प्रजा उसमें मस्त है। उनको इलेक्शन के टाइम पे टुकड़ा डाल दिया जाता है और वो खुश हैं और वो रिकंसाइल कर चुके हैं कि यही जीवन है। तो जब तक एक मैसिव नंबर नहीं सोचेगा कि भाई ये क्या जीवन है, इससे तो अच्छा है कि यहाँ लड़े मरे और या तो इसको बदल दें, तो इसके लिए हम कैसे उसको मतलब ला सकते हैं? जब तक ये नहीं होगा, किसी भी रेवोल्यूशन को लाने में ये तो जरूरी रहा है ना कि चंद लोग अगर बात करते रहें नुक्स एंड कॉर्नर्स में, तो ये किसी को टच भी नहीं करेगा जो प्रेजेंट व्यवस्था है उसको। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इंटेलेक्चुअल पीपल मीटिंग, आइडिएटिंग, लेमेंटिंग कि भाई जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, इसको बदलना है, इसको बदलना है। उनको पता है कि ये कभी एकजुट होंगे ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी जगहों पे आप अपना भी लेके गए हैं अपना आइडियोलॉजी, देयर इज नेवर यूनिसन, देयर इज न इवन अमंग इंटेलेक्चुअल्स देयर इज ऑलवेज कि भाई मेरी आइडियोलॉजी आपसे बेहतर है, आप मेरी सुने, मैं आपकी कम सुनूं, आप मेरी ज्यादा सुने। तो ये हर जगह ऐसे ही चलता है। ह्यूमन इवन दी गवर्निंग ऑफ, जैसे आप कहते हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, वहां पे भी यही पछेड़े हैं कि मैं बड़ा हूं, मेरी सुनो। तो व्हाट इज हैपनिंग एट द मैक्रो इज हैपनिंग एट द माइक्रो। तो सुधार कौन लाए, कहाँ से लाए, एंड व्हाट मेक श्योर के जो हम चाह रहे हैं कि वाइस सिटीज बने, यही चीजें वहां भी नहीं परपेट्रेट हो जाएंगी कि भाई मैं बड़ा तू बड़ा। समथिंग इज रॉन्ग
आई थिंक एट द ह्यूमन साइकी लेवल एक जो हमारा मैथ साइकोलॉजी हो गई है वो ये है कि फिजिकल या मतलब मॉनेटरी ग्रेटिफिकेशन और ईगो ग्रेटिफिकेशन यही लाइफ है, उससे ऊपर कोई उठना चाहता नहीं है। तो हाउ डू वी अवेकन द मास कॉन्शियसनेस, जैसे आप कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज आल्सो नॉट द अल्टीमेट, उसके भी ऊपर रियल्म्स हैं। तो लोग अभी हैप्पीनेस तक पहुंचने में ही अपनी जान गंवा रहे हैं। सो वेयर आर वी टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द सिस्टम वेयर एवरीबॉडी इज इन अ वे हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, कभी ना कभी दुख दर्द अपना बांटते हैं, लेकिन फिर उसी सिस्टम में बह रहे हैं। हर कोई अपने मतलब दुख दर्द को मतलब मिटाने में उसी सिस्टम में लगा हुआ है, ब्राइब देने में लगा है, कहीं मैं कुछ खिला दूं मेरा काम हो जाए। तो एक मंच पे एक बात और जीवन जो है वो फिर वैसे ही चलता है प्रवाह। तो कहाँ से बदलाव आएगा? सारे पॉइंट बिल्कुल सही बोले हैं और आपके प्रश्नों में ही कई जगह पे उसके उत्तर भी थे। जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों के करने से उससे क्या होगा, तो आप इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी बड़े परिवर्तन हैं वो मुट्ठी भर लोगों ने शुरू किए। कोई सा भी परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ जो बिग बैंग के साथ स्टार्ट हुआ और एक साथ करोड़ों लोगों ने उसमें सब्सक्रिप्शन कर दिया। ठीक है, आप छोटी सी एक आज की एक पॉलिटिकल पार्टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बीजेपी आज भारत के शासन व्यवस्था में कंट्रोल करके बैठी है। अब बीजेपी क्या आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जो सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन है वो बीजेपी में है। लेकिन क्या वो इतने ही नंबर से स्टार्ट हुई थी? पहले दिन से ही उसमें इतने नंबर थे? कांग्रेस में क्या पहले दिन इतने नंबर थे? यूनाइटेड नेशंस में क्या पहले दिन इतने नंबर थे? यूनाइटेड नेशन भी तो 6 राष्ट्रों से स्टार्ट हुई। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि कोई भी बड़ी प्रक्रिया छोटे से स्टार्ट होती है। गिनती भी अगर 100 तक जानी है तो 1 से स्टार्ट होगी। तो इसलिए इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर आज मुट्ठी भर लोग हैं और वो अपनी बात परसिस्टेंटली बोलते चले जाते हैं तो कारवां तो बढ़ेगा। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन खुद इसका एग्जाम्पल है कि मैंने अकेले से स्टार्ट किया। क्या वो मेरे को पहले दिन से आ गया? क्या मैं वो आईटी प्रोफेशनल के रूप में ही उस चीज को जानता था या मेरे अंदर वो क्षमताएं थी? नहीं थी। तो कारवां तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये हमने इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया कि जो लोग भी इसके किसी भी वाय से अपना संबंध रखते हैं वो सारे लोग साथ में जुड़ते जाए। फिर दूसरा आपने बोला कि अम्ब्रेला का बड़ा इश्यू आता है कि मेरे मेरे अम्ब्रेला के अंडर होना चाहिए, मेरी ब्रांड के अंदर होना चाहिए। तो उसका भी सॉल्यूशन है कि पीयर टू पीयर कोलैबोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन भी संभव है, अलायंस बनाने भी संभव है। ठीक है, एमओयू के द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस आपस में जुड़ के चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करें। जैसे मान लो प्रोजेक्ट परिवर्तन को 100 दिशाओं में काम करना है तो 2 दिशाओं में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करे, 4 दिशाओं में किसी और के साथ करे, 5 विषय में किसी और के साथ करे। तो ऐसे करते करते वो अपना 100 पूरा कर लेगा और जो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना अपना 100 जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पूरा कर लेंगे। तो अंत में नाम किसका होगा कि क्या ये रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट परिवर्तन लाया या ये रेवोल्यूशन बीजेपी लाई या ये रेवोल्यूशन कांग्रेस लाई, वो महत्व तो नहीं रखता। क्योंकि अल्टीमेटली वो विचारधारा उस दिशा को, ट्रेजेक्टरी को पकड़ लेगी जिसका जो परिणति जो है वो सतयुग तक पहुंचने में हो जाएगी। और अगर ये 300 साल में लगते हैं इसको काम को करने में और हमारा जीवन काल मान लो 10-20 साल ही और है, तो भी इस 10-20 साल में किया गया कार्य उस दिशा को परिवर्तन उसका कर सकता है कि वो अल्टीमेटली सतयुग की दिशा में तीव्र गति से बढ़ जाए। तो ये सारी बातें, संभावनाएं पूरी तरह से संभव है। इतिहास हर चीज का गवाह है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि सारी रेवोल्यूशंस धनाढ़ परिवारों ने, बिलियनियर्स ने, पैसे वाले लोगों ने नहीं करी है। बहुत सी ऐसी रेवोल्यूशंस हैं जो गरीब लोगों ने पैसा ना होने के कारण भी, संसाधन ना होने पर भी, लोन में होने पर भी, तब भी उन्होंने उस कार्य को कर दिया है। तो रेवोल्यूशन जो है वो गरीबों ने, सताए हुए पिछड़ों ने की। फिर जब उनके हाथों में सत्ता आई तो हमारा तजुर्बा क्या कहता है कि जब वो बड़ी संस्थाएं बन गई, फॉर एग्जांपल बीजेपी हो या रशिया का गवर्नमेंट हो, जहां पे भी रेवोल्यूशन हुई है, देन डिड दे रियलाइज एंड स्टार्ट डूइंग द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स दैट दे फॉट फॉर, या फिर कहीं वो भी खो गए और फिर हम वहीं आके खड़े हैं कि अभी एक और रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ रही है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
इसका उत्तर सिंपल सा है। आप आज की ही जितनी एग्जिस्टिंग गवर्नेंस मॉडल्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर लीजिए। हर गवर्नेंस मॉडल का अलग परिणाम है, सारी अलग अलग डिग्री में निरंकुश है। ठीक है, जैसे आपने रशिया का एग्जांपल लिया, भारत का भी एग्जांपल ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हैं। ये अलग अलग डिग्री में निरंकुश है, पर इनमें जो आपस में भेद है कि कोई ज्यादा निरंकुश है और कोई कम निरंकुश है। तो वहां पे आप ये स्टडी कीजिए कि कम निरंकुश वाली कम निरंकुश क्यों है, क्यों उसके ऊपर फिर भी अंकुश लगा हुआ है कि कोई यहाँ पे आके पूरी 100% डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता भारत। कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में टोटल डिक्टेटरशिप से बेटर कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं। तो ऐसा ही अब जो मान लो ये कोई एक बिना कंट्री का नाम लिए हम कहें कि 100% जो है निरंकुश है, डिक्टेटरशिप है, कोई दूसरी 80% है, कोई 60% है और भारत मान लो 20% है। तो क्या कोई ऐसी शासन प्रणाली बनाई जा सकती है जिसमें केवल 10% डिक्टेटरशिप हो और 90% उसमें लोकतंत्र हो? अगर जैसे बोलने का अधिकार या विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बोलने का अधिकार से अगर दूसरे का बोलने का अधिकार अफेक्ट हो रहा है तो बोलने का अधिकार आपको अनकंडीशनल नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही शासन व्यवस्था में, लोकतंत्र में लोगों का जो इनपुट है वो एक सर्टेन डिग्री तक हो सकता है, 99% तक जा सकता है, लेकिन 1% ऐसा अवश्य लीडर के हाथ में होना चाहिए कि वो अपने विवेक के अनुसार उसका निर्णय ले सके। तो यदि हमारे देश में 20% डिक्टेटरशिप है तो हम उसको 15%, 10%, 5% तक भी अगर लेके आ जाए तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। 100% के चक्कर में हम ये ना सोचें कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, कि अगर 100% स्वर्ण युग नहीं आता तो क्या हम 90% स्वर्ण युग बना के संतुष्टि फील नहीं करेंगे? वो भी तो कर सकते हैं। तो ये सोचना। और एक और लास्ट एग्जांपल देता हूं कि हम हर रोज खाना खाते हैं और हर बार की मील के कुछ घंटे बाद ही फिर से भूख लग जाती है। तो क्या हम उससे ये निष्कर्ष निकालें कि क्योंकि खाना खाने के बाद भी दोबारा भूख लगनी ही है तो इसलिए आज खाना ना खाएं, ठीक है, खाना खाना ही छोड़ दें? तो अगर सतयुग बनने के बाद भी मनुष्य इस तरह से बना हुआ है, टेरिटोरियल जीव है, कि वो फिर से दोबारा कलयुग बना देगा, ये संभावना है, 100% ये संभावना है, क्योंकि दिन रात की साइकिल की तरह, मौसमों की साइकिल की तरह युगों की साइकिल भी साइकिल है। तो अगर हम आज के कलयुग से वापस सतयुग में चले भी गए तो दोबारा कलयुग पैदा होगा ही होगा। तो क्योंकि उसमें संभावना है कि कलयुग दोबारा पैदा होगा तो फिर हम अपने एफर्ट्स ही छोड़ देते हैं, हम एक बार भी वाया सतयुग नहीं जाएंगे। तो ये विवेक ये कहता है कि आप आज की समस्या पूरी तरह से सॉल्व कर दो, आने वाली जनरेशन जब फिर से सतयुग से कलयुग में आएंगी तो फिर से युग परिवर्तन होगा और फिर से वो अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सारी बातें को जोड़ते हुए जो हमारे प्रयास हैं आज मुट्ठी भर लोगों से हो सकते हैं, पर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते सारे राष्ट्र में फैल जाएंगे और फैल ही रहे हैं। ठीक है, इसकी तीव्रता कई बार संसाधनों से लिमिट हो जाती है, संसाधन आ जाएंगे तो तीव्रता बढ़ाने की तकनीक और उसका ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। ठीक है, तो मैं बल्कि ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर वो इस मिशन से, इस मूवमेंट से कहीं ना कहीं उनकी आत्मा का एक तरह से तार जुड़ता है, तो इसमें तन की शक्ति, मन की शक्ति और धन की शक्ति तीनों का सहयोग करें, जिससे इसकी जो तीव्रता है, इसका मोमेंटम है, इसकी गति है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़े और आपकी सारी बातें इसमें सम्मिलित की जाएंगी। निरंकुश कम से कम बने, नई सामाजिक व्यवस्था, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। वो ओवरडू ना कर दे, या कई बार क्या होता है कि हम अच्छी बातों की क्वांटम को नहीं समझते। जैसे अगर दो रिलीजन्स के बीच में कोई भेद है, कोई विवाद है, कोई प्रतिस्पर्धा है, तो वो ये देखनी है कि उसको पेनिशिया तक नहीं ले जाना कि हम इतने अच्छे कि आप सब पूरी तरह से बुरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल और नन केस बहुत कम होते हैं। एक बीच का एक तालमेल होता है, एक मध्य मार्ग होता है कि हाँ, इतनी डिग्री तक अगर ये चीज चली जाती है तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स या दूसरे जो धर्म हैं, दूसरे पंथ हैं या दूसरे विचारधाराएं हैं, उससे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका मार्ग बनेगा। आप इस प्लेटफॉर्म को रेगुलरली ज्वाइन कीजिए। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी, आपके अनुसार शासन व्यवस्था में, आदर्श शासन व्यवस्था में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए
जिसके द्वारा हर एक मानव के साथ न्याय हो सके। बहुत सुंदर। सम्माननीय हितेश चंदेल जी ने बहुत ही अच्छा विचार व्यक्त किया आपने, और जिन प्रवक्ताओं ने बहुत ही अच्छे से बातचीत किया राजनीतिक व्यवस्था पर, बहुत ही अच्छा लगा। तो जितने भी प्रवक्ता लोग जो है बोले जो है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत आप सभी का सपोर्ट करता है, और सम्माननीय हितेश चंदेल जी का सपोर्ट करता है। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला आप सभी के साथ हूँ। राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा सदैव जो है उदारवादी विचारधारा होनी चाहिए, और सहिष्णुता और विचार भाईचारे का संबंध होना चाहिए। ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, न कि जो है तोड़ फोड़ की राजनीति होनी चाहिए। चाहे वो सनातन से पूरा होता हो तो सनातन करे, या कोई और भी जो है विचारधारा प्रभावित हो या उससे पैदा की जाए। कोई भी जो विचार है वह बहुत ही अच्छा लगता है जब मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वहां पर जो है, अगर कोई खाने के लिए मर रहा है, अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है भोजन की, तो वहां पर कोई राजनीति काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षा, संस्कार और इसके बाद स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। यही असली जो है राजनीति है, और यही असली धर्म है, यही मानव धर्म है। मानव का मानव से सबसे बड़ा रिश्ता उसकी मानवता का होता है, और यही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे इसे आप सनातन कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, हम इसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद जी, आपने बहुत ही अच्छी, सटीक और स्ट्रेट बात बोली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी, एड्रेसिंग दी बेसिक नीड्स जो है ह्यूमैनिटी की, जो हम लोग बात करते हैं सीएलडीपी में, जो सबसे निम्न L1 S1 जो है सीकर 1, आई थिंक वी शुड हैव अ सिस्टम वेयर दिस इज फॉर ग्रांटेड, इजंट इट? ह्यूमैनिटी इतना प्रोग्रेस कर गई है, हम आज भी मूलभूत जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति की बात करते हैं। अपने आप में शर्मिंदा करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसी बात है, और जब तक हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA ऐसा नहीं बनेगा कि अगर एक व्यक्ति भी भूख से मरता है तो वो नेशनल इमरजेंसी है। 100%। नेशनल के लेवल पे उसको रिस्पांस, डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम क्रिएट होना चाहिए कि सबके लिए कलेक्टिव शेम है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी भूख से मर गया, तब जाके वो क्वालिटी अंदर से निकल के आए। और ये कंडीशन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में भी है। वहां पे भी लोग हैं जो अभी भी फूड शेल्टर के लिए ठोकरें खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा। नाइट शेल्टर के बाहर कतारें अभी भी लंबी हैं, अभी भी आर्म्स के लिए, डोल्स के लिए लोग वहां भी मर रहे हैं, which is a shame. We thought that this problem has been solved somewhere on earth, but अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है, which is a shame on humanity. कुछ कंट्रीज हैं, अमेरिका इसका आदर्श व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। वो फेमस ज्यादा है, और वो अमीर ज्यादा है, और वो जो है सामरिक शक्ति उसकी ज्यादा है, लेकिन आदर्श व्यवस्था वो नहीं है। यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि वो सतयुग के बहुत करीब है। खासतौर पे स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं वो बहुत सतयुग के करीब हैं, नॉर्वे और फिनलैंड। वो इसलिए क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ही कम है, दे आर naturally move to that state probably. लेकिन एज अ ह्यूमन जो साइकी की ग्रोथ है, कॉन्शियसनेस की ग्रोथ है, वो मतलब इतना विकास होने के बाद, आफ्टर सो मेनी रेफॉर्मेशन, रेनेसांस, वी स्टिल सीइंग दैट ह्यूमन माइंड इज नॉट एबल टू सी कि भाई एक भी अगर कोई गरीब अगर भूखा सोता है तो ये हम सब पे लानत है। ऐसा सोचने वाला व्यक्तित्व अभी लीडरशिप में उतरा ही नहीं है, किसी के भी नहीं आया मन में, ना मोदी जी के ना किसी के, बिल्कुल कि भाई कितना बड़ी शर्मिंदगी है। पॉपुलेशन भी इसमें इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जो आपने पॉपुलेशन को फैक्टर बोला, क्योंकि पॉपुलेशन का दोनों साइड इंटरप्रिटेशन है। एक साइड ये कि आपको कम लोगों को सर्व करना है, और दूसरी ओर ये भी है कि आपके पास कम लोग हैं सर्विस देने के लिए। तो अगर हम भारत की बात करें, अगर यहाँ 140 करोड़ लोग सर्विस प्राप्त करने के लिए सीकर बैठे हैं, तो 140 करोड़ पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइडर भी तो हैं। अगर उनको ठीक से मैनेज किया जाता तो जो है सभी की सेवा होती। और वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड सर्विस इकोसिस्टम, वाइस सिटी का अर्थ ही यही है कि हर व्यक्ति, इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को सर्विस दे सके, और हर एक व्यक्ति
जो है हर किसी से सर्विस प्राप्त कर सके, इतना इंटीग्रेटेड सर्विसेज इकोसिस्टम। और वो होता है, वो ब्रह्मांड का नियम, सनातन नियम ऐसा ही है कि मैंने जो कर्म किया वो ब्रह्मांड में हर किसी के पास जा रहा है उसका प्रभाव। मैं चेंज कर रहा हूं उसका कॉन्फ़िगरेशन, और मेरे ऊपर जो है ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के कर्म का प्रभाव आ रहा है। हम इतने अच्छे से आपस में गुथे हुए हैं और जुड़े हुए हैं, चाहे हमें उसके बारे में कॉन्शियस हो या नहीं हो, चाहे उसके बारे में सबकॉन्शियस हो या नहीं हो, चाहे उसके बारे में हम अनकॉन्शियस हो या उसके बारे में हम इग्नोरेंट हो। हमारी चेतना से उस बात पे फर्क नहीं पड़ता, वो तो कार्य और कारण का जो प्रभाव है, कॉज एंड इफेक्ट है, वो तो वर्क कर ही रहा है। तो उसको और प्रोमिनेंट रूप में लोगों के सामने लाने के लिए सबकी चेतना अगर बढ़ा दी जाए तो सबको दिख जाएगा। मुझे तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेरे कार्य का प्रभाव हर किसी पे पड़ रहा है और हर किसी के कार्य का प्रभाव मुझ पे पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखने लगेगा, उनको ये इंटरडिपेंडेंस समझ में आ जाएगी, इंटरडिपेंडेंस भी समझ में आ जाएगी और वननेस भी समझ में आ जाएगी। और समझ गया व्यक्ति तो ना उसको डराने की आवश्यकता है और ना उसको लालच देने की आवश्यकता है, वो अपने आप ही काम करेगा, साम नीति से, समझ नीति से काम करेगा। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आदर्श वाणिज्य व्यवस्था क्या हो, आदर्श बिजनेस सिस्टम क्या हो, और वहां आप अपने अपने जो है इसके इनपुट दे सकते हैं। आज की गोष्ठी समाप्त करने से पूर्व अगर कोई इसमें कुछ और इनपुट देना चाहता है तो कृपया अपना हाथ खड़ा करके आप इंगित करें, जिससे कि आपकी बात को भी लिया जाए। सर एक डाउट है। हाँ जी। सर ये कैलेंडर सिस्टम बदलने से ये शासन व्यवस्था में कोई बदलाव है क्या? ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जो बदलेंगे, इसका इम्पैक्ट कुछ हो गया, एस्ट्रोनॉमिकली कुछ हो गया क्या ऑन दी वर्किंग सिस्टम, इसके बारे में? देखिए, उसको कारण और प्रभाव से ही हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर वो लॉजिकली वो कारण प्रूव हो जाता है कि कैलेंडर सिस्टम बदलने से, जैसे हमने भी प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में सोचा है कि सतयुग जब हम बिगिन करें ऑफिशियली कि आज से सतयुग स्टार्ट होता है, तो हम पूरी की पूरी डेट सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। 1 जनवरी और 1 सन 1 वो कर सकते हैं, वो इतिहास में भी हुआ है। आज हम 2025 में बैठे हैं, लेकिन मानव समुदाय जो है, समाज जो है 2025 साल पहले नहीं बना। ठीक है, जो प्रीडोमिनेंट हो गया उसके अनुसार डेट बन गई। तो उसमें भी उन्होंने अपना कुछ लॉजिक लगाया होगा कि इस डेट का ये महत्व है। बाकी कई जगह ऐसा होता है, अ नंबर इज जस्ट अ नंबर, कि ठीक है अगर 1 जनवरी में मौसम परिवर्तन नहीं भी हो रहा है, फिर भी इसको हमने नया साल मान लिया है, तो अगर चल रहा है काम तो चलने दीजिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ चेंजिंग इट वुड बी वेरी हाई। वो हर मशीन के अंदर आपको रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो ये छोटा विषय है, ये कोई गेम चेंजर नहीं है कि डेट चेंज कर दी तो गेम चेंज हो जाएगा। मूल मुद्दे जब तक सॉल्व नहीं होंगे तो इन सब कॉस्मेटिक चेंजेस से कोई फर्क नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले सप्ताह हम इसी फॉर्मेट में चर्चा करेंगे आदर्श वाणिज्य व्यवस्था, बिजनेस सिस्टम के ऊपर, और उससे अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे आदर्श सेवा व्यवस्था, सर्विस सिस्टम। और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, जैसे जो अभी प्रवीण जी ने बोला नंबर वाली बात, तो नंबर उसका बढ़ेगा जैसे जैसे लोग इसको और सुनते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।